बजट ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तमाम तर निगाहें इस वक्त वज़ीर ख़जाना पर होंगी क्योंकि से कुछ देर के बाद वो कौमी असम्बली में फ़ाइनेंस बिल पेश करेंगे, बजट तकरीर करेंगे और बताएंगे कि अवाम के लिए इसमें क्या कुछ है। क्या ये बजट जिस पर IMF का साया है, क्या ये अवाम दोस्त है, हो सकता है, होगा या नहीं। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ एक एक करके हम जाएंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे जो बजट तजावीज़ सामने आ रही हैं वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर दें। ये कहा जा रहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 6% इजाफे की तजवीज़ है। अब क्या ये इन्फ्लेशन रेट जो है उसके हिसाब से है? क्या अगर यहाँ पर सरकारी मुलाजमीन को जो है 6% इजाफा दिया जाता है तो क्या जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पर भी इसको फॉलो किया जाएगा? दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जी महंगाई की शरह 6.2% तक महदूद रहने का तखमीना है, तो शायद इसी को देख के जो है वो इस को जो है वो सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उसमें 6% इजाफा करने की तजवीज़ है। बेरोज़गारी की शरह जो है वो 5% है एज़ पर गवर्नमेंट, और तालीमी अखराजात GDP का 4% तक होंगे, ये बताया जा रहा है। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाया जाएगा। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की खरीदो फरोख्त पर मिलने वाले मुनाफे पर टैक्स बढ़ाने का प्लान है और इंपोर्टेड खाम माल पर विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान है। तो ये फ़िलहाल वो तजावीज़ हैं जो कि ज़ाहिर सामने आ रही हैं। बजट जब स्पीच की जाएगी तो उसमें सब कुछ जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ बढ़ते हैं। खाकान नजीब साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, ज़फ़र पराचा साहब हमारे साथ हैं, शमसुल इस्लाम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और सबसे पहले अगर इजाज़त दें आप सब तो मैं खाकान नजीब साहब की तरफ जाना चाहूँगा। खाकान साहब, सर बड़ी माहिराना आपकी राय होती है, लेकिन कल आप फरमा रहे थे कि IMF ने मईशत को ICU से निकालकर ऑपरेशन थिएटर में डाल दिया है। इसे थोड़ा समझाएं, इसका क्या मतलब है खाकान साहब? सलमान, जब आपकी IMF से एंगेजमेंट टूटी थी लास्ट, तो मुल्क में डिफ़ॉल्ट की गुफ्तगू हो रही थी। आज हम ऐसी कोई गुफ्तगू नहीं कर रहे, बल्कि मैं आपको कह रहा हूँ कि आपको एक फिजिकल स्पेस यानी कि मालियाती स्पेस भी मिल गई है। आपका 1000-1200 अरब तो सिर्फ जो आपका खर्चा है मार्कअप पे, वहीं पे बचत आ जाएगी। बाकी सब कुछ अगर मैं छोड़ भी दूँ, पाकिस्तान को एक टाइम और स्पेस इन टर्म्स ऑफ दी बैरूनी खसारे का संभलना करंट अकाउंट का, और जो डेट्स वापस करने थे 20-22 अरब डॉलर के हर साल के, वो भी रीप्रोफाइल हो गए हैं, तो वहाँ पे भी स्पेस मिल गई है। फिर आप ये देखिए कि जो ओवरऑल इस वक्त रुपया है उसमें एक स्टेबिलिटी है, और स्टेट बैंक हैज़ बीन एबल टू बिल्ड रिजर्व्स एट द बैक, जो इस वक्त मार्केट में एक फरावानी रही है या लिक्विडिटी इंप्रूव हुई है डॉलर की। और लोगों के लिए सबसे बड़ी ये चीज़ हुई है कि कीमतों के बढ़ने की शरह 29 और 24 थी पिछले 2 सालों में। इस साल मैं उम्मीद करता हूं कि 4.5-5% पे साल ख़त्म करेंगे। इसीलिए 6% जो है पेंशनर्स की या जो हमारे दोस्त काम करते हैं, बहनें काम करती हैं, उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी। ये ICU की इकॉनमी नहीं है, ये ऑपरेशन टेबल की इकॉनमी है। क्योंकि इसका ये मतलब नहीं है सलमान कि मेरा जो टैक्स का निसाम है वो मसावी बन गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने एक्सपेंडिचर साइड का जो फेडरल का रिफॉर्म है वो कर लिया है। इसका ये मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के अगर मैं GDP ग्रोथ के एक्सेलरेटर पे पाँव रखूंगा तो दोबारा खसारा नहीं खड़ा हो जाएगा। मुझे अभी भी ये तीनों काम जो हैं करने हैं। ये जो तो इसको हम अगर आपकी टर्म को सिर्फ खान साहब, मैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा था, क्या ये बेहतर नहीं होता? आप कहते हैं कि ऑपरेशन थिएटर से निकाल के हम ICU में लेकर आ गए हैं। जो ऑपरेशन करना था, जो सर्जरी करनी थी फौरी वो कर दी है, हुकूमत ने डिफॉल्ट से बचा लिया। अब हम ICU में हैं जहां पर इंटेंसिव केयर की जरूरत है, यहां पर ऐसे इकदाम करने होंगे कि हम रिकवरी मोड में आ जाएं और हम बेहतरी की तरफ चले जाएं। देखिए, इंटेंसिव केयर जो होती है ना, उसमें आपके जो वाइटल्स हैं, जो मैक्रो स्टेबिलिटी है जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ब्लड प्रेशर, पल्स, सैचुरेशन, ये सब चीज़ें अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। पाकिस्तान की आज वो अनकंफर्टेबल नहीं है। मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो सर्टन है और मैक्रो स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश हो गई है। इसलिए मैं कहता हूँ चले आप इन टर्मिनोलॉजी में उसको कहें कि ऑपरेशन थिएटर की टेबल, क्योंकि अभी भी आपने जो टैक्स का निज़ाम है उस पर ऑपरेशन करना है। अब इससे क्या मतलब है, आज हम इसकी भी गुफ्तगू कर लेते हैं। देखिए, जिस तरह टैक्स में आगे बढ़ेंगे, जितना मसावीपन दिखाएंगे ना इस बजट में, ये याद रखिए, इसका मतलब ये है कि सलमान पे 38.5% टैक्स है, रिटेलर और होलसेलर पे वो टैक्स नहीं है, एग्रीकल्चर इनकम वाला वो टैक्स नहीं दे रहा, कैपिटल गेन्स का प्रॉपर इजरा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे 45% टैक्स है, ये रीजनली कंपेटिटिव नहीं है,
सो कहने का मकसद यह है कि जितना मसावी निज़ाम बेस्ड ऑन व्हाट, जब वेल्थ क्रिएट होगी, जब इनकम क्रिएट होगी, उसको टैक्स करूंगा, ट्रांजैक्शनल टैक्स प्रॉपर्टी पे निकालूंगा। और जो इस वक्त कल एक फिगर आया है सलमान, आई वाज स्टन्ड टू सी दैट फिगर। इकोनॉमिक सर्वे ने कहा है कि 5,800 अरब, ये जस्ट लिसन टू दिस फिगर, 21 अरब डॉलर की टैक्स की मरात जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। मैं समझता हूँ ये फिगर टोटली सही नहीं है। अगर जी अच्छा, अगर ये फिगर 21 नहीं है तो 15 अरब डॉलर होगा। सो आप जाके देखिए कि इनकम साइड पे, जीएसटी साइड पे, कस्टम्स पे क्या चीजें हैं। सो एक तो ये है सावी टैक्स का निजाम बनाइए और इससे जो रेट्स हैं वो नीचे लाइए। मसलन एक चीज मैं आपके चैनल पे कह देता हूं, आई थिंक 2 घंटे बाद आप सुन लेंगे, 200 अरब तक मेरा ख्याल है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटीज जो हैं वो कम हो जाएंगी मुल्क में और हम एक टैरिफ की ईजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ये एक अच्छा कदम होगा। कहने का मकसद ये है कि दिस इज द टाइम टू बेस ऑन साउंड इकोनॉमिक थॉट। थोड़ी देर आईएमएफ को साइड पे रखें, जो आईएमएफ के साथ करना था ना यार वो कर लिया है। अब आप आकर बताइए कि आप ताजिरों पे, अगर ताजिर दोस्त जो है उसको नहीं कामयाब कर सके। टैक्स छूट की बात की है, कल जब यानी कि वजीर खजाना साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें वो इक़्तिसादी सर्वे पेश कर रहे थे, आपने देखा होगा कि वहाँ पर 2-3 उन पर जो है वो बड़े खौफनाक किस्म के, हम ये कह लें, मिसाइल अटैक हुए हैं। जो हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हैं, कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं बड़े, जैसे शहबाज राना साहब हो गए, मेहताब हैदर साहब हो गए, सनाउल्लाह साहब हो गए, उन्होंने एक के बाद एक जो है ना वो मिसाइल फायर किया और उधर से जवाब यानी कि देखा जाए तो कुछ नहीं था वज़ीर ख़ज़ाना की तरफ से। उनसे ये कहा गया कि जी ये जो आपने 2.7% दिखाई है, ये बेसिकली इसमें आपने आखिरी क्वार्टर को तो शामिल ही नहीं किया। वहां पर आप अज्यूम ये कर रहे हैं कि 5.8% पे ग्रोथ होगी आखिरी क्वार्टर में, तो फिर वो एग्रीगेट करके 2.7 बनेगा। यानी वहां पर अजम्पशन की बुनियाद पे हो रहा है। और उस पर वज़ीर ख़ज़ाना ने यह भी कहा, बजाय आई डोंट नो शायद वो उन्होंने दुरुस्त बात होती है उनकी, लेकिन उन्होंने कहा कि जी हम स्टीयरिंग कमेटी बना देते हैं, आप लोगों के साथ हमने काम करना है, आप हमें मजीद बताएं। नहीं, वो खुद भी क्या आपके ख्याल में कॉन्फिडेंट नहीं है? देखिए, एक तो बात ये है कि 2% ग्रोथ हो या 2.5% ग्रोथ हो, चले मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए कि ये 2% होनी चाहिए। उन्होंने क्या किया है कि जो आखिरी क्वार्टर है वो पीबीएस ने ग्रोथ ली है 5.25% की, यानी कि जो आखिरी क्वार्टर में, और उससे पहली जो ग्रोथ है वो चूंकि कम आ रही है, तो एक सवाल उठ रहा है कि आखिरी क्वार्टर कैसे 3 गुना ग्रोथ हो जाएगी कंपेयर टू द लास्ट 3 क्वार्टर्स। ये बात ठीक है, सो ऐसा शायद नहीं होगा। अच्छा सलमान, मान लें कि एंड करते हैं हम 2% ग्रोथ पे, 2 हो या 2.5 हो, नौकरियां तो 5-6 लाख ही निकलेंगी, फिर भी आपको नौकरियां बनानी है 20-30 लाख। असल बात यह है कि अब फिर हम कंसंट्रेट करें कि अगर ये बात मान ली जाए कि पाकिस्तान इज नॉट गुड फॉर ग्रोथ, कि जो हमारा सेटअप है, हम जैसे ही ग्रोथ करना शुरू करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्राइसिस खड़ा होता है एंड वी आर बैक टू द आई। सो इस बजट में क्या होना चाहिए? सवाल मैं इसीलिए कहता हूं कि पाकिस्तान में हल चीजें इसलिए नहीं हो रही कि हम गवर्नेंस को ना इतने इश्यूज में कंफ्यूज। आज मेरी और आपकी गुफ्तगू ये नहीं हो सकती कि मैं एनर्जी सेक्टर के रिकवरीज कैसे करूंगा, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैंने आपको एक टैक्स पॉइंट आया, चले ठीक है, ये एक तरफ अगर होता ना खाकान साहब तो हम समझते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपकी पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स हैं वो डिक्लाइन हुई हैं, कोई तकरीबन 13.5%। जी हाँ, इस तरह लार्ज स्केल का आपने बात किया, इस तरह आपने जो है आप नेपरा को देख लें तो नेपरा कह रही है इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी आपकी कम हुई है इंडस्ट्री में। तो आप मुझे ये बताएं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम हुई है, क्रॉप्स जो मेजर 5 क्रॉप्स होती हैं वो नेगेटिव। आप कॉटन में जाएं, कॉटन तो 90s में जो हमारी क्रॉप होती थी वहां पहुंच गए और कोई कंट्रोल नहीं है। गवर्नमेंट के पास कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जो पूरे मुल्क की क्रॉप को कंट्रोल कर रहा हो, पहले से बोल सके कि ये क्रॉप इस साल इतनी होगी। पाकिस्तान में लोग इंतजार में बैठे होते हैं कि क्रॉप जब आएगी उसके बाद पता चलेगा कि क्रॉप कितनी हुई है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है। और 18th अमेंडमेंट के बाद तो सारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है प्रोविंस में चले गया। तो बिल्कुल ही पहले जब फेडरल में था जब भी कंट्रोल नहीं था, अब तो कंट्रोल बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब ये ज़बानी जमा खर्ची जैसे कि कल मीडिया के लोगों ने सवाल किए और आप सही बात कर रहे हैं, मैंने भी ये बात की और जहाँ भी हम बिजनेस कम्युनिटी आपस में बात कर रही है वो तो यही कह रही है कि बजट देखो ना, ईद के दिनों में और ईद के फौरन बाद अनाउंस करने का मकसद भी यही था
कि लोग अपनी ईद के उसके अंदर उलझे हुए होंगे, हम बजट अनाउंस कर देंगे, हम बातें कर लेंगे। आप देखें मीडिया वाले ईद के दिन फोन कर रहे, देख साहब आप आ जाएं, हम बोले यार आप ईद नहीं बनाते, बोले यार हम तो खुद परेशान हैं। ये हमेशा गवर्नमेंट ने जब कोई ऐसा काम करना होता है तो वो 27वीं शब को करेंगे, 21वीं शब को करेंगे, या ताक रातों में या रमजान के बड़े दिनों में करेंगे जब बजट ऐसा देना हो। अब देखें आप, फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट टाइम भी बजट के अंदर और बजट से पहले जो स्पीचेस की थी वो लोगों के पास सोशल मीडिया में चल रही हैं। उसमें एक्सपोर्ट की बात की थी कि ईएफएस की लोकल परचेजिंग को नहीं छेड़ेंगे, स्टेशनरी को हम नहीं छेड़ेंगे, वो सबको इन्होंने चेंज किया। जब बाद में पूछा गया कि भाई ये क्या मसला है, बोले ये फाटा पाटा का मसला है। अब इस बार भी मैंने सुना है कि फाटा पाटा वालों की बड़ी इनके साथ अलेग शलेग हुई है और उसके बाद काफ़ी चेंजिंग की गई हैं। अब पता नहीं क्या मालूम, मगर हम तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग तो इसे कहते हैं कि जो सारे फ्रॉड फिगर्स हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं है, कोई चीज समझ में नहीं आती। ये दुनिया में कहाँ होता है, जंग जीतते हैं तो स्टॉक मार्केट ऊपर चली जाती है। सही कह रहे हैं, चले जाए यार। अच्छा सर, साथ ही रहिएगा। माहिर मईशत जफर बराजा साहब उनकी तरफ ये तमाम सूरत लेके जाते हैं। जफर साहब, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है, क्या किसी रिलीफ की उम्मीद रखें इस बजट में, जहाँ पर ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि जी ये जो नंबर्स हैं बकौल कुछ जो माहिरीन हैं उनके कि जी ये फ्रॉड है, ये फर्ज किए गए हैं। इसके अलावा जो यानी कि जो इक़दाम किए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से वो सिर्फ एक शोशा है। और ऐसी सूरत हाल में कि जब वाकई हुकूमत अभी अभी एक जंग लड़के गुजरी है, हम उम्मीद रखें कि सर कोई अवाम को रिलीफ मिल सकता है इस बजट में या नहीं? अस्सलाम वालेकुम जनाब। देखिए, मैं खाकान भाई की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि बेहतरीन हमारे फाइनेंशियल क्रीडेंशियल्स हैं और पाकिस्तान ओवरऑल एक वसाइल से मालामाल मुल्क है, हर तरह कुदरती भी और मार्केट भी। अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया की आबादी के हिसाब से 5वीं बड़ी मार्केट है। और जहां तक बात है सारा बोझ हुकूमत पे डाल देना, ये भी गैर मुनासिब बात है। देखिए, हम वो लोग हैं, एक तो मैं समझता हूँ हम लोग थैंकलेस लोग हैं पाकिस्तानी। अच्छा। दूसरी बात, हमको अपने राइट्स याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। ठीक। तो ताली दोनों हाथ से बजती है। जहां तक बात है हुकूमत की, ठीक है, वहां पे कुछ कॉम्प्रोमाइज है, कमजोरियां हैं, लीकेजेस हैं, करप्शन है। अगर ये जो रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है हमारा, अगर इसका डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो भी ये मसाइल रहेंगे। क्योंकि जब तक आप लीकेजेस बंद नहीं करेंगे, करप्शन बंद नहीं करेंगे, तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। हाँ, ये जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चालू किए हुए हमने, बेनज़ीर, सेहत, ट्रैक्टर, ज़राअत, ये बंद करने पड़ेंगे। क्योंकि इन प्रोग्राम्स को के ऊपर जो आप खर्च करते हैं उसके ऊपर आप मजीद टैक्स लगाते हैं। जैसे पेट्रोलियम लेवी लगा दी, तो वो आप चीज़ें हटा के डायरेक्ट लोगों को रिलीफ दे दें। आम आदमी को 20 से 25 हज़ार रुपया पर फैमिली बचत होगी। अब हम आ जाते हैं कारोबार की तरफ। तो जो हमारा जीडीपी का 18% है रिटेल सेक्टर, वो टैक्स नहीं देता। उसने सिर्फ और सिर्फ 35 अरब रुपया टैक्स दिया है, या 36 अरब। ज़राअत है 22% है आपका जीडीपी का, उसने 1% टैक्स दिया है, 1 अरब रुपया टैक्स। कॉर्पोरेट सेक्टर ने टैक्स दिया है फिर ज्यादा। फिर उसके बाद जो सैलरीड क्लास है उसने 500 अरब रुपया टैक्स दिया है। तो ये भी सारी बातें हैं जो हमको देखनी चाहिए। अब आ गई बात आईपीपीस की, वो इशराफिया की है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। जैसे मेरे भाई जावेद बिलवानी ने कहा, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात कही है कि उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा। या और जो आपकी एज पर यूएनडीपी रिपोर्ट 18 बिलियन डॉलर की सालाना की आप जो एलीट क्लास को सब्सिडीज देते हैं, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जबकि 1-1.5 बिलियन डॉलर के लिए हम मारे घूमते हैं। अच्छा, अब जो हमारे जो हालात बेहतर हुए हैं, जो पिछली हुकूमत थी उसके बाद फील्ड मार्शल और हमारी स्टेट बैंक ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, उससे हालात ठीक हुए। हमारे
केयर टेकर गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट अच्छी बात है, उसी पॉलिसी को लेके चल रही है, आगे भी उम्मीद है लेके चलेगी। मतलब सर आप रहे कि जो हुकूमत की डायरेक्शन है वो कम से कम दुरुस्त है, सही डायरेक्शन में जा रही है हुकूमत ये जी, मामला मैं ये समझता हूँ दुरुस्त में जा रही है और उसको मजीद ठीक करने की जरूरत है। वो हमारा काम है, हमारे अच्छा। चैम्बर कॉमर्स हो, हमारे फेडरेशंस हो, हमारी ट्रेड यूनियंस हो, हमारी सिविल सोसाइटी हो, उनको हुकूमत का या सरकारी लोगों का या सियासी जमातों का घेराव करना है और अवेयरनेस पैदा करनी है अवाम में, दोनों तरफ, अच्छा ड्यूटीज भी और अपने राइट्स भी, दोनों चीजों में हमने अवेयरनेस पैदा करनी है। अब आप देखिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, सर हमने कोशिश तो की अवेयरनेस पैदा करने की, लेकिन अगर उसमें कामयाबी नहीं होती तो फिर उसमें किसका कसूर है? अगर ताजिर दो स्कीम जो है वो नाकाम हो जाती है, आप उनको टैक्स नेट में लाने की कोशिश करते हैं या सरासर वो इनकारी है कि नहीं जी हमने तो टैक्स नहीं देना, या वो ये जवाब बना लें कि क्योंकि मुश्किल इतना है प्रोसेस कि हम उस प्रोसेस से गुजरने में हमें जो तकलीफ परेशानी होती है कम से कम उसको आसान किया जाए, और वो काम ज़ाहिर है FBR का करने का है, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? आपकी बात वजह है। देखिए ये बड़ा आसान है, टेक्नोलॉजी बेस। आप अगर आईडी कार्ड नंबर डालते हैं, हमारे पास नादरा का बेहतरीन डाटा मौजूद है दुनिया का। अगर आप आईडी कार्ड नंबर डालें तो उसका आदमी का पूरा लाइफस्टाइल, उसकी हर चीज, एसेट्स और उसकी फैमिली का पूरा आपको डाटा मिल जाता है। यहाँ विल नहीं है, यहाँ माफियाज हैं, उसके अंदर कारोबारी लोग, वकला, FBR, सियासी जमातें, वॉरलॉर्ड सब शामिल है। देखिए टैक्स लेना कोई मसला नहीं है। अब आप फाइलर नॉन फाइलर की रिजीम से बाहर आ जाएं, वो बहुत जमाना कदीम की बात है। अब आपको बाहर आना होगा। जब आप नॉन फाइलर को का बिल्कुल सोशल बाइकाट करेंगे तो वो फाइलर बनेगा। और जैसे कि हमारे यहाँ बात हुई कि जी इशराफिया को, या हमारी बात हुई अफगान ट्रेड ट्रांजिट की, या ईरान के साथ, या जो हमारी मुख्तलिफ पॉलिसीज हैं उनको ठीक करने की पहले से बेहतरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। आपका जो डॉलर था 350 का था, आज 280 का है। ठीक है, आपका रेवेन्यू बढ़ा है, आपका स्मगलिंग कम हुआ है। ठीक है सर, मैं आपने पॉइंट दिया, मैं जरा इसको आगे बढ़ाता हूँ शमसुल इस्लाम साहब की तरफ। शम्स साहब, सर ज़रूरी टैक्स की ज़ाहिर है बात हो रही है, चारों सूबाई असम्बलियों से हो गया, ज़ाहिर है IMF ने कहा था करना था, जिस तरह से किया गया मजबूरी उस पर जाहिर की गई। मुराद अली शाह साहब हों, उन्होंने भी यही कहा कि जी क्योंकि हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दी गई, हमें तो करना ही करना है। सवाल यहाँ पर यह है कि सर जो ज़राअत का सेक्टर अभी डिक्लाइन में है, ये ज़रूरी टैक्स आपके ख्याल में एक तो ये कि लागू हो सकेगा, लोग देंगे, दे रहे हैं? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है आखिरी तारीख उसकी 30 जून 2025 है कि आपने सिस्टम बनाना है, एक जामे प्लान बनाना है जिसमें रिटर्न फाइलिंग, टैक्स दहिंदा की शनाख्त, रजिस्ट्रेशन, आगाही मुहिम और तामील में बेहतरी लाने के ये सारे मंसूबे शामिल हैं। तो आपको लगता है कि इसका भी जो नतीजा है वो यानी एंड रिजल्ट जो है वो कंज्यूमर ही भुगतेगा? देखिए जी, ज़राअत के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। 1% अगर टैक्स दे रही है ज़राअत का सेक्टर और 22% उसकी GDP में कंट्रीब्यूशन है तो ये अनफेयर है। उसके ऊपर टैक्स लगा के, लेकिन इसको टैक्स लगाया कैसे जाएगा? सोचने की बात वो है कि एग्रेरियन बैकग्राउंड के आपके पार्लियामेंटेरियंस हैं 60% से ज़्यादा, वो बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। सर कौमी असेंबली में 120 की तादाद है मेंबर्स, और आप देखें जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी भी अक्सरियत जो है वो भी एग्रेरियन बैकग्राउंड की है। तो ये टैक्स जिस तरह से लगाया जाएगा और फिर वसूल कैसे होगा, ये आप बाद में देखेंगे कि क्या अंजाम होगा। ये ताजिर दोस्त वाला जो ताजिर दोस्त ऐप लगा और ताजिर दोस्त स्कीम आई, ये वैसा ही होगा। क्योंकि आप देखें ना, जिस सेक्टर को आप कोशिश करेंगे कि एक गलत तरीके से आप उसको एकदम से टैक्स का बोझ बढ़ाएं तो वो कभी नहीं आएगा। आप टैक्स रेट को बेसिकली उसको नीचे लेकर आए, जो OECD कंट्रीज में 15 से 17% के लेवल पे बात की जाती है, उस पे लेकर आए और तमाम सेक्टर्स को एक ही लेवल पे रखें। जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाएं। ये जो अजम्पशन बेस्ड आपने टैक्स लगाए हुए हैं कि आपने जितनी ट्रांजैक्शन की उसके ऊपर एट सोर्स टैक्स लगा दिया, ये गलत है। हमने जब से ये इंट्रोड्यूस कराया है रिग्रेसिव टैक्सेशन का, एट सोर्स डिडक्शन का, उसके बाद से आप देखें पाकिस्तान में FDI नहीं आई।
पाकिस्तान की लोकल इन्वेस्टमेंट आपकी बहुत ही कम होके रह गई है। और अभी जो सलमान साहब भी आपके सामने बात कर रहे थे, आप पर आप देखें कि जब आपका इन्वेस्टमेंट लोकल, अगर इन्वेस्टर अपना सरमायादार वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो बाहर वाले कैसे आएंगे? बाहर के इन्वेस्टर ये दे आर लाइक अ बर्ड्स, वो देखेंगे कि लोकल अगर कमा रहा है तो फिर वो लैंड करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है सर, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है। मैं क्विकली जरा जस्टिस बनाना थोड़ा सा टाइम जरा थोड़ा सा तेज चलते हैं अवैस साहब की तरफ। सर जो बड़ा अच्छा पॉइंट है कि आपका लोकल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, आप बाहर वाले को कैसे राग़िब करेंगे? लाख आप कोशिश कर लें, बिलाल बिन साकिब साहब जो है वो कह रहे हैं कि जी हम क्रिप्टो के अंदर लोगों की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, FDI जो है वो आएगी, लेकिन यूट्यूबर्स हों, फ्रीलांसर्स हों, नॉन ये फाइलर्स, चलो ठीक है उनको टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ है। सर जो हमारा इस वक्त IT सेक्टर है वो तो एक्सेल कर रहा है ना, उसने तो यानी कि $3 अरब गालिबन जो है वो इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप फिर कैसे करेंगे? यानी कि वो लोग जो यहाँ पर तंग हैं, परेशान हैं, या टैक्सेस से यानी कि उनको तकलीफ है, तो वो भी तो फिर बाहर निकलने की बात करते हैं ना, और आदादो शुमारते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के, वो कहते हैं कम वहाँ बाहर जाएंगे, कम टैक्स देंगे। मैं एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पिछली आपको गुफ्तगू रोक पे कौन सकता है? एक मुझे ये बात बता पहले दें, आपको रोक कौन सकता है? अभी आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात कर रहे हैं, आपको एग्रीकल्चर टैक्स का रेट पता है क्या है? 6 लाख से ऊपर 5%, वही है जो कि जरा सुनिएगा, तनख्वाह के ऊपर है। 32 लाख से ऊपर 40%, 56 लाख से ऊपर 45%। सुपर टैक्स है वो, ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो लगाया है। आप जरा ये 56 लाख को जरा डिवाइड करें 12 से, ये 5-5.5 लाख रुपए महीना बनता है। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है तो 45% उसने गवर्नमेंट को देना है। जरा यानी आप अच्छा इसी को पंजाब शामिल नहीं है सर? जी पंजाब के रेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब की बात। अच्छा, कर रहा हूँ। पंजाब का 24 में, पंजाब का भी 25 में एक्ट अप्रूव हो गया है। ये अच्छा एक और पंजाब ने सबसे पहले किया था ना, ठीक है, लेकिन डिटेल्स नहीं आई थी। नहीं टैक्स रेट आ गए हैं, सारी चीज आ गई है, ये रेट है। अच्छा ये मैं आपको एक और भी परसेप्शन, पंजाब में तो बड़ा पुराना एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है। इसके रेट पहले 20% होते थे, जो एक्सट्रीम रेट होता था, कलेक्शन नहीं होती थी, लॉ मौजूद था, कलेक्शन नहीं थी। आज आपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आप कह रहे हैं कलेक्शन कर लेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद खाम ख्याली है। एक तो ये रेट अनरीजनेबल है, यानी ये होने नहीं चाहिए ये चीज कि आप किसी को ये कहें कि ये चीज हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगेन वही बात है, कभी आपने किसी किसान को जाके सपोर्ट दी है कि आपको ये बताया गया कि कौन सा सीड बेहतर है, कौन सी वो तो ये क्यों क्रॉप्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर क्यों नेगेटिव जा रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर में R&D नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो रही किसान की जाके। आपका हमसाया मुल्क है, उनकी यील्ड्स जो है वो हमारे से 4 गुना ज्यादा है। हमारी पंजाब और उनका पंजाब की लैंड तो एक जैसी है, उनकी यील्ड हमारे से 4 गुना ज्यादा है, हमारी यील्ड 4 गुना कम है। सबसे बड़ा मसला वैसा एग्री करेंगे IMF है ना, वो सपोर्ट प्राइस को वो नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता। पिछले साल गंदम के साथ जो कुछ हुआ, इस साल जो कुछ गंदम के साथ हुआ, लोग गंदम उगाना छोड़ देंगे। हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को इंपोर्ट करते हैं, मतलब हम किस चीज की प्राइड, किस चीज का फील करते हैं? यानी ये जो चीजें आ रही हैं वो सारी। दूसरी तरफ जब मैं आता हूं आपके जो टैक्सेस की तरफ आ रही है, देखें जब तक आप टैक्स में बिजनेसमैन और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी कोई स्कीम अप्रूव नहीं होगी। अच्छा। जो मर्जी आप कर लें, हमारे यहाँ ताजिर बहरहाल जो भी है वो मुत्तहिद है, वो शटर डाउन हड़ताल करता है, गवर्नमेंट सब पीछे हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। अब उसका हल क्या? हल यही है कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो आपको टैक्स दे देंगे, मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूं, वो आपको टैक्स दे देंगे, सब्जेक्ट टू के आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कुछ साल के लिए ऑडिट नहीं खोले जाएंगे, आप इतना टैक्स मिनिमम देंगे, मार्केट्स के साथ बैठें, चेंबर्स के साथ बैठें। आपको पता है लाहौर चेंबर का मेंबर नहीं बन सकता कोई बिजनेसमैन जब तक रिटर्न नहीं फाइल करता। आप जरा देखें, चेंबर अगर ये इंप्लीमेंट कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती? दूसरा आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी देर से फाइलर नॉन फाइलर का ट्रेंड ओपन किया हुआ है? ये क्यों हुआ था? पहले दिन जब हुआ था, हमारी पॉलिसी विंग के साथ बात हुई, FBR के साथ, उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फाइलर करेंगे। आपको तो टैक्स रेट एक लाइन क्रिएट करनी थी डिफरेंस के, से फाइलर का 2% है तो उसका 2.1 ले लें
ताकि वो आइडेंटिफाई हो जाए। फिर एफबीआर से पूछें कि जनाब आपने कितने लोग नॉन फाइलर थे उनको फाइलर बना दिया। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। फ्रैंकली आज तक जो एफबीआर है वो गवर्नमेंट को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करने देता। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ हर वक्त इस चीज पे घूमे रहते हैं कि एक्सपर्टीज नहीं आपका है। बजट नहीं, आपका बजट 13,000 अरब है, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने आईएमएफ को काबिल लोग दिखाना नहीं है है। FBR में। देखें एफबीआर में मैं ये नहीं कहता काबिल नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्रीम होती है जो इलेक्ट होके वो जो आपके प्रोसीजर से आ रही होती है, लेकिन क्या ये टेक्निकल लोग होते हैं? सर जो हमारा इस वक्त आईटी सेक्टर है वो तो एक्सेल कर रहा है ना, उसने तो यानी कि 3 अरब डॉलर गालिबन जो है वो इंडस्ट्री है इस वक्त। तो आप फिर कैसे करेंगे? यानी कि वो लोग जो यहाँ पर तंग हैं, परेशान हैं या टैक्सेस से यानी कि उनको तकलीफ है, तो वो भी तो फिर बाहर निकलने की बात करते हैं ना, और आदादो शुमारते हैं कि लोग बाहर जा रहे हैं मुल्क छोड़ के। वो कहते हैं कम वहाँ बाहर जाएंगे, कम टैक्स देंगे। मैं एक चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा सा आपकी पिछली आपको गुफ्तगू रोक पे कौन सकता है? एक मुझे बात ये बता पहले दें, आपको रोक कौन सकता है? अभी आप एग्रीकल्चर टैक्स की बात जी कर हाँ। रहे हैं। आपको एग्रीकल्चर टैक्स का रेट पता है क्या है? 6 लाख से जी ऊपर हाँ। 5%। वही है जो कि जरा सुनिएगा, तनख्वाह के ऊपर 32 है। लाख से ऊपर 40%, 56 लाख से ऊपर 45%। सुपर टैक्स है वो। ये जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हाँ जी। जो लगाया है, आप जरा ये 56 लाख को जरा डिवाइड करें 12 से, ये 5-5.5 लाख रुपए महीना बनता है। इसके ऊपर अगर किसी की इनकम है तो यानी 45% उसने गवर्नमेंट को देना है। जरा यानी आप अच्छा इसमें इसी को पंजाब थोड़ा सा शामिल नहीं है सर जी अभी? जी पंजाब के रेट की बात कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग पंजाब की बात अच्छा, कर रहा हूँ। नहीं, पंजाब ने दे दिया, पंजाब ने बता दिया। पंजाब का 24 में, पंजाब का भी 25 में एक्ट अप्रूव हो गया है। नहीं, ये अच्छा एक और पंजाब चीज- ने सबसे पहले किया था ना, जी, ठीक मैं है, एक लेकिन डिटेल्स नहीं आई थी नहीं उसकी। नहीं टैक्स रेट आ गए हैं, सारी अच्छा, चीज आ हो गई गया, है, अच्छा, ये ठीक है। रेट है। अच्छा ये मैं आपको एक और भी परसेप्शन, पंजाब में तो बड़ा पुराना एग्रीकल्चर टैक्स लगा हुआ है। इसके रेट पहले 20% होते थे जो एक्सट्रीम रेट होता था, कलेक्शन नहीं होती थी, असल लॉ मसला वही मौजूद है। था, कलेक्शन नहीं थी। आज आपने रेट इतने ज्यादा बढ़ा दिए और आप कह रहे हैं कलेक्शन कर लेंगे, तो मुझे ये लग रहा है कि ये शायद खाम ख्याली है। एक तो ये रेट अनरीजनेबल है, ठीक यानी है। ये होने नहीं चाहिए ये चीज कि आप किसी को ये कहें कि ये चीज हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में अगेन वही बात है, कभी आपने किसी किसान को जाके सपोर्ट दी है कि आपको ये बताया गया कि कौन सा सीड किसान बेहतर तो है, रो रहा है। कौन सी किसान नवीकरण, तो रो वो तो रहा है। ये क्यों क्रॉप्स गिर रही हैं, एग्रीकल्चर क्यों नेगेटिव जा रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर में R&D नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई रिसर्च नहीं हो रही, आपके यहाँ कोई एजुकेशन नहीं हो रही किसान की जाके। आपका हमसाया मुल्क है, उनकी यील्ड्स जो है वो हमारे से 4 गुना ज्यादा है। हमारी पंजाब और उनका पंजाब की लैंड तो एक जैसी है, उनकी यील्ड हमारे से 4 गुना ज्यादा है, हमारी यील्ड 4 सर गुना उसमें कम भी है। सबसे तो बड़ा क्यों? मसला वैसा एग्री करेंगे IMF है ना, वो सपोर्ट प्राइस को वो नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं देखिए करता ना, वो। पिछले साल गंदम के साथ जो कुछ हुआ, इस साल जो कुछ गंदम के साथ हुआ, लोग गंदम उगाना छोड़ देंगे। हम एग्रीकल्चर मुल्क होते हुए गंदम को इंपोर्ट करते हैं। मतलब हम किस चीज की प्राइड, किस चीज का फील करते हैं? यानी ये जो चीजें आ रही हैं वो सारी। दूसरी तरफ जब मैं आता हूं आपके जो टैक्सेस की तरफ आ रही है, देखें जब तक आप टैक्स में बिजनेसमैन और टैक्स डिपार्टमेंट के दरमियान कोई कॉन्फिडेंस नहीं क्रिएट करेंगे, आपकी कोई स्कीम अप्रूव नहीं होगी। जो मर्जी आप कर लें, हमारे यहाँ ताजिर बहरहाल जो भी है वो मुत्तहिद है, वो शटर डाउन हड़ताल करता है, गवर्नमेंट सब पीछे हो जाती है और सब कुछ हो जाता है। अब उसका हल क्या? हल यही है कि आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, वो आपको टैक्स दे देंगे। मैं इस पे भी कॉन्फिडेंट हूं, वो आपको टैक्स दे देंगे, सब्जेक्ट टू के आप उनको एक कॉन्फिडेंस दे दें कि जनाब आपके साथ कोई ज्यादती नहीं होगी डिपार्टमेंट की तरफ से, आपके कुछ साल के लिए ऑडिट नहीं खोले जाएंगे, आप इतना टैक्स मिनिमम देंगे, मार्केट्स के साथ बैठें, चेंबर्स के साथ बैठें। आपको पता है लाहौर चेंबर का मेंबर नहीं बन सकता कोई बिजनेसमैन जब तक रिटर्न नहीं फाइल करता। आप जरा देखें, चेंबर अगर ये इंप्लीमेंट कर सकता है तो क्या गवर्नमेंट नहीं इंप्लीमेंट कर सकती? दूसरा आपको एक बात बताऊं, आपने कितनी देर से फाइलर नॉन फाइलर का ट्रेंड ओपन किया हुआ है? ये क्यों हुआ था? पहले दिन जब हुआ था, हमारी पॉलिसी विंग के साथ बात हुई, FBR के साथ, उन्होंने कहा कि हम नॉन फाइलर की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद फाइलर करेंगे। आपको तो टैक्स रेट एक लाइन क्रिएट करनी थी डिफरेंस के, से फाइलर का 2% है तो उसका 2.1 ले लें ताकि आइडेंटिफाई हो जाए। फिर FBR से पूछें कि जनाब आपने कितने लोग नॉन फाइलर थे, उनको फाइलर बना दिया। ये काम ब्यूरोक्रेसी का है। फ्रैंकली आज तक जो FBR है वो गवर्नमेंट को राइट साइड की तरफ डायरेक्ट नहीं करता, काम नहीं करने देता। वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आप सिर्फ हर वक्त इस चीज पे घूमे रहते हैं कि एक्सपर्टीज नहीं आपका है। बजट नहीं, आपका बजट 13,000
अरब है, आपने पैसे इकट्ठे करने हैं, आपने IMF को काबिल लोग दिखाना नहीं है है। FBR में। देखें FBR में मैं ये नहीं कहता काबिल नहीं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में क्रीम होती है जो इलेक्ट होके वो जो आपके प्रोसीजर से आ रही होती है, लेकिन क्या ये टेक्निकल लोग होते हैं? क्या अगर डॉक्टर को आप कहें कि बैठ के टैक्स का निज़ाम ठीक कर दे, इंजीनियर को कह दें कि टैक्स कम ठीक कर दे, तो क्या ये बेहतर होगा या रेलेवेंट प्रोफेशन के लोगों को लाया जाए और ये उनसे बातें बैठ आप के कर वो रहे हैं, सारी चीजें की बड़ी जाए? सीरियस बात है, लेकिन वो मज़राए मजाक कि ये बकरीद के दिनों में आपने की है, क्योंकि यहाँ पर जब सीजन आता है तो हर बंदा जो है वो कसाई बन जाता है। तो हमारा मुल्क वेलकम बैक जी। बजट आने वाला है और तमाम निगाहें जो हैं वो बजट पर हैं, लेकिन एक ऐसी कौम, उस कौम का हर शख्स जो कि जब, या यूं कह लीजिए जो भी पाकिस्तानी पैदा होता है वो मकरूज़ ही पैदा होता है और वो उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बजट से कोई रिलीफ मिल जाए। बहरहाल कुछ हल्के तो ये कह रहे हैं कि रिलीफ मिलने का इम्कान है, ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आम आदमी पर बोझ नहीं डाला जाएगा। लेट्स सी कि वो आम आदमी जो है वो किसको गर्दानते हैं। बजट जो है उसमें बहुत सारे, ये भी कहा जाता है कि जी जो नंबर्स हैं उनको फज किया जाता है, इधर से घुमा के उधर डाला जाता है, यानी अदादो शुमार का गोरख धंधा इसे कहा जाता है। एंड रिजल्ट क्या निकलता है कि आम आदमी जो इस पर नज़रें लगाए बैठा होता है, उम्मीद और आस उसकी वो उस पर पानी फिर जाता है। उम्मीद रखते हैं अल्लाह करे कि बेहतरी आए। ये तो कहा जा रहा है सरकारी मुलाजमीन जो है उनकी तनख्वाहों में 6% इजाफा किया जा रहा है। इसके अलावा भी जो है वो बाज़ तजावीज़ सामने आ रही हैं। हमारा जो पैनल है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हारून फारूकी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, साबिक सदर हैं कराची चैम्बर के, उनको भी वेलकम करते हैं और आगाज़ वहीं से करते हैं। हारून साहब, ये जो इक़दाम अब किए जा रहे हैं कि जी हम पेट्रोल कोई ख़रीदने के लिए जाए, उसको जो है वो 2 रुपये हम ज़्यादा दें अगर वो कैश पे करता है, फिर अगर कोई पैसे निकलवाने जाता है बैंक से तो वो नॉन फाइलर हो तो उस पर जो टैक्स बढ़ा दिया जाए 0.6 से 1.2% कर दिया जाए, GST की शरह बढ़ा दी जाए। अभी खाकान नजीब साहब हमारे साथ थे, वो कह रहे थे कि आप सज़ा देने के बजाय अगर इंसेंटिव दें तो अवाम आसानी के साथ सिस्टम का टैक्स पे करने का जो है या टैक्स देने का उनमें एक जज्बा जो है वो पैदा होगा, वो हिस्सा बनेंगे। आप एग्री करते हैं सर इससे? बहुत शुक्रिया मुझे जी शो पे लेने के लिए जी। देखिए जी, एग्री करना या ना एग्री करना ये बड़ा एक लंबी बहस हो जाएगी। अच्छा। बात ये है कि अभी आपने स्टार्ट किया है उसमें आपने जिक्र किया ये सारे, मेरा चूंकि मेरी बैकग्राउंड भी कॉमर्स से है जी जी। तो ये हमारा एक जो बजट का सिलसिला होता है ये इट इज अकाउंटिंग, मतलब अकाउंटिंग प्रोसेस है एज यू नो, कि हमने ये देखना है जी कि हमने क्या खोया पिछले साल और अब उनमें क्या किया। क्योंकि अगर आप ये देखें तो पिछले 10, 15, 20 साल से हमने कभी भी अपने जो टारगेट्स हैं, अहदाफ हैं, IMF और नो आए, लेकिन IMF के बावजूद भी, IMF के प्रोग्राम के बावजूद भी अगर आप हिस्ट्री में चले जाए इस मुल्क की, अनफॉर्चुनेटली तो हम जो अहदाफ जो मुकर्रर करते हैं ख़ास तौर पे, और हमने अनफॉर्चुनेटली एक और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारी एक माइंडसेट ये बना हुआ है कि हमने अपने जो बजट है उसका पूरे का पूरा दारो मदार जो है वो हमने टैक्सेशन पे रखा हुआ कि जी हमने टैक्सेशन इज दी ओनली सोर्स जहाँ से हमें आमदन होनी है, जो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ा फ्लॉ, सबसे बड़ी गलती हमारे ज़हनों में, हमारे हुक्मरानों के किस ज़हनों पे में। फिर सर होना चाहिए दारोमदार? एक्सपोर्ट पे होना चाहिए सर? एक्सपोर्ट पे नहीं होना चाहिए, दारोमदार तो पहले ग्रोथ में होना चाहिए ना जी। एक्सपोर्ट भी तब होगी जब आपके पास सरप्लस होगा, आपके पास कोई ग्रोथ होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, दूसरी चीजें हो जाए, जब आपके पास आपकी जरूरत से ज्यादा का माल बनेगा, जरूरत से ज्यादा का एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगी, जरूरत से ज्यादा आप फिशिंग वगैरह जो जिसको आप ब्लू इकोनॉमी कहते हैं वो आप उसको एक्सप्लोर करेंगे, और जब सरप्लस होगा तो उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। आपने अपने लोगों को भूखा मार के तो आपने गंदम तो नहीं एक्सपोर्ट कर देनी, अपने आप को भूखा मार के आपने चीनी तो नहीं एक्सपोर्ट कर देनी, जो कि होता है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। मसला ये है कि जब तक हमारा ये कॉन्सेप्ट, ये माइंडसेट, हर साल बजट आता है और हम यही सुनते हैं कि जी इकोनॉमिक सर्वे आ गया, उसमें हमने पिछले आधार जो हैं उसमें हम कितने एग्रीकल्चर में कितने हम माइनस रहे, मैन्युफैक्चरिंग में कितने रहे, लार्ज स्केल में कितने रहे। और भाई अल्लाह का वास्ता है, वो जो हम रहे इकोनॉमिक सर्वे आने का एक मकसद होता है कि आपको पता चले कि आपने क्या सोचा था तो क्या खोया क्या पाया, एंड देन यू हैव टू मेक योरसेल्फ रियलाइज कि जी व्हाट आर द रूट कॉजेस,
कि हम ये अपने अहदाफ पूरे क्यों नहीं कर सके। तो सबसे पहले फोकस हमारा जो है वो मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का भी स्टूडेंट रहा हूँ, कॉमर्स से भी मैं रिलेट कर, मेरा बैकग्राउंड है, कि हमें पहले ये देखना है कि जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स आई हैं उसके रूट तो सर कॉजेस क्या थे। आप थोड़ा सा रहनुमाई फरमा देना हारून साहब के क्या वजह क्या बनी है, यानी कि हमारा जो ज़राई सेक्टर है वो नीचे गया है, ग्रोथ रेट ज़ाहिर है 2.7% रहा, उस पर वैसे शकूक व शुबात का इज़हार किया जा रहा है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं हो सकी, तो इसकी क्या फिर बुनियादी वजूहत क्या थी टारगेट अचीव ना होने की? मुझे अगर आप मुझे 2 मिनट बर्दाश्त कर लेंगे तो मैं बिल्कुल अपना शायद नुक्ता नजर बयान कर सकूंगा। ये सारी चीजें मेरे मोहतरम हम 2023 तक ये महसूस करते आए कि हमें तो ये कहा जाता है जी कि ये जो टैक्स पेयर है, हम इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं, हम ताजर जो हैं, हम कारोबारी लोग जो हैं, हम हैं टैक्स चोर। ठीक है जी, दिस इज ये एक आपका नैरेटिव बना हुआ है। किसी भी हुकूमत को आप बुला दें, किसी भी चेयरमैन अभी आपको बिठा दे, लेकिन हमारा फोकस वहाँ नहीं है कि जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं, मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज हैं, उनमें जो काम चोर बैठे हुए हैं उनका आज तक किसी ने जिक्र नहीं किया। उनकी तनख्वाहें हमेशा बढ़ाते हैं, कभी 20% बढ़ गई, कभी 30% बढ़ गई, अब भी झगड़ा चल रहा है कि 6% के साथ। वो अल्लाह का वास्ता है कि आप देखें कि जो आदमी अपना काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से आपके अहदाफ पूरे नहीं हो रहे। मैं आपने चूंकि एग्रीकल्चर का सवाल किया, मैं उस पर आ जाता हूँ, आपको बड़ी हैंडी मिसाल दे देता हूँ। ये सारी चीज़ों को तसव्वुर करते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बूझते हुए आपने एक काम किया कि आपने जून 2023, आज हम जून 2025 में 2 साल पहले आपने एक इदारा बनाया SIFC, जी हाँ, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल। वो आपने क्यों बनाया? वो इसीलिए बनाया कि ये सरकारी मिनिस्ट्रीज जो हैं, ये नीचे ब्यूरोक्रेसी जो है, ये सारे लोग जो हैं, जो पॉलिसीज बनती हैं ना उस पर वो अमल दरामद करते हैं, ना उसको इन्फोर्स करते हैं, ना उसके ऊपर उसका रिजल्ट देते हैं। ये आपने SIFC बनाई। SIFC ने बनाई तो उसने अपने 4 जो है सब्जेक्ट रखे। नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, नंबर 2 ग्रीन पाकिस्तान, नंबर 3 एग्री रिफॉर्म एंड एक्सपोर्ट। अब आप देख रहे हैं कि 2 साल में अल्लाह की मेहरबानी से, सर सुन तो लें, SIFC के होने के बावजूद आपकी पिछले 2 साल में आपकी एग्रीकल्चरल ग्रोथ जो है ये भी माइनस में है जी, तो वो भी माइनस में। अरे भाई, आप तो चले थे कि हमने फूड को जो है प्रोसेसिंग के को लेके जाना है, हमने सब्जी और मछलियाँ और ये सब्जी और फ्रूट जो है उसको हमने बढ़ाना है, उसकी यील्ड बढ़ानी है। आप तो असल अपनी जो 5 फसलें थी, आप तो उसमें माइनस चले गए। तो मुझे अगर ये बताइए कि अगर ये रिजल्ट होगा मेरे भाई, क्योंकि SIFC में इसमें तफसील में नहीं जाना चाहता, SIFC में आर्मी को, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को डालने का कोई एक आपके ज़हन में मकसद था ना मेरे भाई? बिल्कुल, शायद सर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया हारून साहब, आपका बहुत इंपॉर्टेंट वैलिड पॉइंट है। मैं अब जरा इसको आगे भी बढ़ाता हूँ जफर राजा साहब की तरफ। सर, कोई अच्छा काम होता है तो जाहिर है क्रेडिट जो है वो सबको जाता है, हुकूमत को भी जाएगा, अगर हमारी फौज जंग जीती है उसको भी जाएगा। जैसे SIFC की एग्जांपल दे रहे हैं, तो अगर वहां पर हुकूमत जो है वो बेसिकली यानी कि आप समझ नाकाम होती है, बज़ाहिर, मैं ये नहीं कह रहा कि हो गई, लेकिन बज़ाहिर नाकाम होती है, तो इसका बोझ जो है वो फिर SIFC को भी उठाना पड़ रहा है। ये आप जफर प्राइज़ साहब आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए जनाब, बात यह है, मेरी नजर में SIFC नाकाम नहीं हुई। उसने जो बेड़ा उठाया, आपकी जो बंजर जमीन थी उसको काश करने की, ग्रीन इकोनॉमी लाने की, और जो आपकी बीमार सनतें हैं वो, या जो आपके फॉरेन इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है वो अभी हमने पिछले दिनों देखा कि हमारी सिंध हुकूमत ने उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एरिया जो कि अवाम को मिसगाइड किया गया और मुजाहरा हुआ। तो जबकि बात ये हो रही थी कि जो पानी ज़ाया हो जाता है सैलाब का, बारिश का, उसको महफूज किया जाए और उससे सैराब किया जाए। फिर उसके बाद एक बात बहुत जोरों शोरों से यहाँ हो रही है कि जो बजट में टारगेट्स बनाए जाते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो उसकी फेल होने की वजह यह है, जैसे हमने ताजर स्कीम की बात की, तो सारे के सारे कारोबारी लोग, मैं भी कारोबारी हूँ,
हम लोगों ने उसके खिलाफ मुजाहरे शुरू कर दिए। तो भाई वो तो फिर बजट तो फेल होगा ना, टारगेट्स तो पूरे नहीं होंगे। कभी आपका किसान निकल के आ जाएगा, कभी आपका सियासी जमातें निकल के आ जाएंगी। देखिए ये इंटरेस्ट है मुख्तलिफ, जो माफियात हैं जो सियासी जमातों में भी आ गए, मजहबी जमातों में भी आ गए, इलाकाई, और उसके अंदर आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है। जिसको जहां जरूरत पड़ती है हमारे यहाँ, वो जनाब चीखना शुरू कर देता है। हर तो आदमी जफर साहब सर, जो अभी दिल- जिस तरफ हारून साहब इशारा कर रहे हैं, उन्हीं के मतलब इनके अल्फाज में कि ये मुल्क को नुकसान बकौल उनके वो टैक्स चोर से हो रहा है या काम चोर से हो रहा है? देखिए दोनों बातें हैं। हम किसी के ऊपर एक तो पूरा बोझ नहीं डाल सकते, मैंने जैसे पहले कहा आपसे, या किसी एक हम उसको सेक्टर को मराद नहीं दे सकते। सबको ये अपना हिस्सा, जैसे एक घर होता है, सब अपने हिस्से का मिलकर काम करते हैं, मिलजुल के, ये टीम वर्क है। थोड़ा सा हमको जो बेहतरी आई है आईटी में आई है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपके बड़े हैं, आपका ओवरसी पाकिस्तानी जो आपको भेज रहा है विदाउट इंसेंटिव और रिबेट, ठीक है, उसको मराद देनी है। मराद मांगने के लिए तो हर कोई तैयार है, लेकिन अपने हिस्से का काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब चैम्बर हो, फेडरेशन हो, ट्रेड यूनियंस हो, सर उनका आप भी ये काम नहीं है कह रहे हैं कि जो एसआईएफसी की कारकर्दगी से ज़रा आप मुतमईन हैं, तो कुछ आवाज़ें ये भी उठ रही थी कि इतना अच्छा ज़ाहिर है काम हो रहा है, तो कम से कम रियल एस्टेट सेक्टर जो है उसको भी इसके साथ थोड़ा मुंसलिक किया जाए, वहां पर भी जो है वो थोड़ी बेहतरी है। देखिए जनाब, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर भी बहुत ज्यादा खराबियां हैं। जिस तरह से कि आप देखें, लोगों के पैसे 20-20 साल, मैं भी बिल्डर हूं, कंस्ट्रक्शन करता हूं, ठीक। वजाहत कर रहा हूं खाली मैं। बात ये कि 20-20 साल प्रोजेक्ट अबेंडन पड़े रहते हैं और लोगों के पैसे खा लिए जाते हैं। हाउसिंग स्कीम्स हैं, उसके अंदर 2 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर जमीनें हैं। अभी हमारे जो चेयरमैन नैब आए थे आबाद में कराची, उन्होंने जी, कहा अगर मैंने केसेस हसन बख्शी खोलने शुरू साहब। किए तो 300-400 अरब रुपया मैंने खाली कराची के बिल्डर से लेना है। तो मेरा कहना यह है कि हमको अपने घर को भी दुरुस्त करना है। सबका सब बोझ हुकूमत पे हम नहीं डाल सकते। अगर हम में आरे में को काली भेड़ है तो हमको उसको पॉइंट आउट करना है, ताकि हमको कोई ये ना कह सके कि हम टैक्स चोर है या हम लोगों के पैसे लेके खा गए। ये भी ठीक। जरूरी है, और ये खाली हमारे में नहीं है। चाहे ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर हो, चाहे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, ट्रेड इंडस्ट्री हो, एक्सपोर्टर हो, फॉरेन एक्सचेंज का बिजनेस हो, हर जगह हमको उनकी निशानदेही भी करनी है, ताकि हम लोगों का जो वो हक मार रहे हैं और हम लोग compete नहीं कर सर पाते आप उन बड़ा लोगों को, और वो आप जो जो बात कर उसका रहे हैं उन लोगों को बहुत अहम बात है वो, और शमसुल इस्लाम साहब सर, ये कि अपने जो हुकूक हैं उसके लिए तो फाइट करते हैं, उसके लिए लोग तैयार होते हैं कि हमें, वो कहते हैं साडा हक इत्थे रख, लेकिन जो फर्ज है वो पूरा नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो सर, वो ताजिर हों, वो आम अफराद हों, वो आम आदमी हों। तो ये जो सोच है, ये जो नेशन बिल्डिंग है, ये क्यों नहीं हो सकी? इसकी वजह आपके ख्याल में क्या है शमसुल इस्लाम साहब? जी बिल्कुल, देखें जी, अभी मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा प्राचा साहब की बातों से। वो बिल्कुल फॉरेन एक्सचेंज का काम करते हैं, अच्छा है, उनका तजर्बा है। मेरा 40 साल का तजर्बा है ट्रेड इंडस्ट्री का। मैंने जब 21 साल का था तो इस बिज़नेस के अंदर आया। जब आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते हो और लोगों को मौके देते हो तो वो परफॉर्म करते हैं। आज जो हालात बने हुए उसके बावजूद भी अगर आपकी टैक्स में ग्रोथ आई है तो वो ग्रोथ कहाँ से आई है? मसला ये है कि आपकी वही इंडस्ट्री, वही जो शुरू से टैक्स का बोझ उठाए हुए, उसी के ऊपर आप बोझ लादे जा रहे हो। एक्सपोर्टर्स के ऊपर दुनिया में कहीं टैक्स नहीं लगता। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर एक्सपोर्टर्स पे विदहोल्डिंग टैक्स पहले 1% था, अब 2% कर दिया, साथ में 39% जो है प्रॉफिट जो फाइनल निकलेगा उस पे। तो इट्स मीन कि आप 41% टैक्स लगाएंगे एक्सपोर्ट में। यही वजह है कि अप्रैल में आपने देखा पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिरी। हमारे यहाँ बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, रेंट सीकिंग इकोनॉमी बनी हुई है। आज मैं आपको रेमिटेंस का मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में रेमिटेंस बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीआरआई का जो इंसेंटिव है, क्या वो रेमिटेंस भेजने वाले को मिला या फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने लिया और बैंक्स ने लिया जो रेमिटेंस ला रहे हैं? अगर आप यही इंसेंटिव रेमिटेंस भेजने वाले को, रिसीवर को देते
तो आपकी रेमिटेंस 39, 38, 4 के जो आप टारगेट दे रहे हो 32, 36, 35 का, ये 50 बिलियन तक बढ़ सकता ठीक है। शब्द साहब, सर आपने साथ रहिएगा। बांग्लादेश हारून की साहब जरा बात रिस्पॉन्ड करना की चाह रहे हैं। हारून साहब रिस्पॉन्ड करें। जी हारून साहब। देखिए सर, मैं थोड़ा सा क्लैरिटी कर दूं कि पराचा साहब जो हैं वो जितने को वो माशाल्लाह पेट्रियाटिक हैं, हमारे साथी हैं, हम एक दूसरे के जानने वाले हैं, उन्होंने गलत रंग देने की कोशिश किया। आई हैव नॉट क्रिटिसाइज्ड SIFC, आई हैव क्रिटिसाइज्ड द ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी, सरकारी मशीनरी। SIFC को बनाया ही इसीलिए गया था कि आउट ऑफ द बॉक्स फैसले होंगे, आउट ऑफ द बॉक्स जो है कि जो। लेकिन सर आप गिनवा तो रहे हैं कि अगर किसी भी सेक्टर के अंदर कामयाबी नहीं हुई तो इसका मतलब है कि फिर नाकामी हुई ना, वो तो अखज़ कर रहे हैं आपकी बात को। नहीं सर, गलत अखज़ कर रहे हैं ना। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकारी मशीनरी इतनी आज़ाद है कि उन्होंने जो करना है वो ही करेंगे। उनको ना कोई किसी की टाइमलाइन का अंदाज़ा है, ना उनका कोई डिसीजन का है, वो अपना काम खुद करते हैं। और मैं आपको एक और मिसाल दे दूँ, मैंने तो एग्रीकल्चर की तो दी कि हम जो स्कीम आई थी ग्रीन पाकिस्तान की, बजाय कि हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ती वो नीचे आ गई। उसमें SIFC का कसूर तो नहीं है, उसमें कसूर है उस सरकारी मशीनरी का जिन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करना था। उसमें कसूरवार है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फूड एंड फूड सिक्योरिटी, ये उसका कसूर है, SIFC का कसूर तो नहीं है। लेकिन मसला यह है कि सरकारी मशीनरी की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। मैंने ये अर्ज किया, और मैंने काम चोर जो कहा वो उनको कहा जो अपना काम तो नहीं करते। आ गई सर आपकी वजाहत आ गई, आप वजारतों में काम करने वालों को जो कह रहे थे। पराचा साहब, सर आप कुछ कहना चाहेंगे, मैं फिर आगे बढ़ूं। जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो शमसुल इस्लाम साहब ने बात की है और हारून की है, मैं भी उसी बात को लेकर आगे चल रहा हूं। क्यों SIFC क्यों बना? इसीलिए बना कि जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो काम नहीं कर रही। मजबूरन मैंने कहा कि आपके आर्मी चीफ को आगे आना पड़ा, बादिल खास्ता, क्योंकि उनको और बहुत सारे काम करने हैं। उन्होंने इसीलिए सबको एक मेज पे बिठाया कि भाई आप यहाँ बैठ के फैसला करें। और उन फैसलों के नतीजे में आपने देखा कि पीपल्स पार्टी की जो रेजिस्टेंस आई और जो हंगामे खड़े हुए, तो क्या वो फिर जब फौज को गालियां पड़ी तो उनको पीछे हटना नहीं पड़ेगा क्या? नंबर सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पराचा साहब सर एक तो ये कि मैं बता दूं कि जो सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों में 6% इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ज़राए ये कंफर्म कर रहे हैं क्योंकि ये तजवीज़ जो है वो सामने आ रही थी। बहरहाल फ़िलहाल ज़राए से कंफर्म हो रहा है कि उसकी मंजूरी दे दी गई है। सर जो बात आप कर रहे हैं कि जी इस वक्त सिचुएशन जिस तरह से, अगर सारा काम सर फौज नहीं करना है, यानी आप जो मनी एक्सचेंज है उसमें आपने डॉलर के रेट को या मनी एक्सचेंजेस को कंट्रोल करना है, तो उसमें जो है वो आर्मी चीफ आए, जैसे माजी में हमने सुना। फिर जब जो हमारे मुआहदे हुए IPPs के लिए, उसमें डॉलर के रेट को 160-65 पे फिक्स करना है, उसके लिए भी अगर आर्मी चीफ आए और सारे काम SIFC के थ्रू हो, तो सर फिर ये बाकी जो वजारतें हुकूमतें हैं उनका क्या किरदार रह जाता है पराजा साहब? जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि जो बाकी हमारे इदारे हैं वो काम नहीं कर रहे। मैंने आपके प्रोग्राम में भी अभी यही कहा कि माफियाज हैं, माफियाज बन गए और उनका आपस में गठजोड़ हो चुका है। चाहे उसमें बिजनेसमैन हो, चाहे उसमें टैक्स पेयर हो, चाहे उसमें लॉयर्स हो, आपके डॉक्टर्स हो, ठीक है, उन सब का जहां जहां उनके बात को जरूरत पड़ती है वो आ जाते हैं। ओके पराजा साहब, ठीक है, पॉइंट है। मैं जरा वैस साहब की तरफ भी जाऊं। वैस साहब बड़ी देर से खामोश बैठे हुए हैं, लेकिन सर टैक्स चोर से मुल्क को नुकसान है या काम चोर से, जो हारून साहब कह रहे हैं? देखें, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। एक तो खैर मैं थोड़ा सा प्रिंसिपल की बात करूं। देखिए, एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर लोग काम नहीं करते तो क्या होता, उनको निकाल दिया जाता है। कौन सा प्राइवेट सेक्टर है जहां पर लोग काम नहीं करते? जहां काम हम तो ईद वाले दिन भी काम कर रहे होते हैं, आप भी काम कर रहे होते हैं। यही कह रहा हूं कि जहां काम नहीं करते तो वो स्टाफ नहीं रहता। क्या कभी गवर्नमेंट ऑफिसर्स की छुट्टी होते देखी इस मुल्क के अंदर? जब आप सरकारी नौकरी लग जाती है तो इसका मतलब है कि आपने रिटायर होना है और फिर आपकी पूरी बाकी लाइफ आपने पेंशन लेनी है। अगर आपने गोस्ट टीचर्स यस, ये क्या होते हैं? देखें ना, ये सरकारी टीचर्स एक गोस्ट है, तनख्वाहें ले रहे हैं बस। और जब
जब ये कोई भी, क्योंकि सरकार ने मुल्क चलाना होता है। देखिए एक और जो चीज, जब मुल्क चलाने वाले लोग इनएफिशिएंट होंगे तो टैक्स चोरी भी होगी। क्या टैक्स चोरी टैक्स ऑफिसर की मर्जी के बगैर होती? कभी कभी, यानी आप ताजिर को सिर्फ कहते हैं, आप एक साइड को कहते हैं, तो जो वहां पे बैठा है ऑफिसर, या तो वो काम नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं, या वो करप्ट है। इन तीसरी तो कोई राय उसके अंदर मौजूद नहीं हो सकती ना। तो पहली बात ये है कि टैक्स मशीनरी, गवर्नमेंट ऑफिसेज ऑल शुड बी एफिशिएंट। यानी अगर आपके मुल्क ने तरक्की करनी है तो उनकी एफिशिएंसी, मिली भगत के बगैर हो ही नहीं सकता ना, कभी हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं। या मिली भगत होगी या उनकी इनएफिशिएंसी होगी। हमारे टैक्स निजाम के अंदर जो टैक्स चोरी का हम बार बार वर्ड यूज करते हैं, फ्रैंकली आप मुझे ये बताएं कि टैक्स ऑफिसर्स क्या मार्केट्स में जाके देखते हैं कि कहां बिजनेस हो रहा है, कहां टैक्स लगना चाहिए, कहां नहीं लगना चाहिए? खाकान साहब की बात से आप वो करते हैं एग्री कि वो कह रहे हैं कि जी आप सजा की तो बात कर रहे होते हैं, आप इंसेंटिव दें, इंसेंटिव देंगे लोगों को तो उससे फायदा होगा। अब ये 2 रुपए, जी आप बताएं ना, अगर किसी ने 10 लीटर पेट्रोल डलवाना है, उसने कहना जी 20 रुपए लो जी, कैश ही ले लो। 20 रुपए वाला ये देखिए, ये जो बात, बाइक वाले को तो फिर आपके ख्याल में सस्ता नहीं देना चाहिए? जो गाड़ी में जाए चलो उसको आप कहोगे चलो जी आप 5 रुपए ज्यादा दे दो। चीज कहूं, हमारे यहाँ पॉलिसीज बड़े लोगों को सपोर्ट करने के लिए होती है। जो बड़े लोग हैं वही कार्ड यूज करते हैं। आम आदमी बेचारा, इस मुल्क के अंदर जो 25 करोड़ की आबादी है, मुझे बता दें 1200 रुपए दिहाड़ी है, क्या उसको कार्ड मिल जाएगा? तो कार्ड मिलेगा नहीं ना। उस बेचारे का तो पेट्रोल भी 2 रुपए महंगा ही होगा ना, उसके पास तो मजबूरी है कि वो चीज करनी है, तो उसको तो रिलीफ नहीं मिल रहा। ये जो बात हो रही है, देखें गवर्नमेंट का काम होता है सबसे पहले पिसे हुए तबके को रिलीफ देना। आपको मजे की बात बताऊं, जो बेसिक नेसेसिटीज अगर ये हो भी जाए ना कि जी आप अगर बाइक लेके जाते हैं और आपको पेट्रोल सस्ता मिलेगा, तो यकीन जानिए ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने गाड़ी और बाइक दोनों रखी हुई है, वो बाइक में ले जाके पेट्रोल डलवा के वापस ले आएंगे। डलवा लेगा बाइक के अंदर? बाइक के अंदर 10 लीटर डलवा लेगा, बाइक के अंदर कितना पेट्रोल डलवा लेगा? ये अगर गवर्नमेंट ये समझती है, और ये कितने % लोग हैं जिनके पास बाइक भी है और गाड़ी भी है। मसला नीयत का है, प्रॉब्लम हमारी नीयत की आ जाती है। यानी अवाम को आप ये कह लें कि यार हाँ, कुर्बानी का गोश्त लेके लोग बेच रहे हो ना, उस मुल्क में बहुत कुछ भाई, है। ये सारी दुनिया में होता है, हर तरह के लोग होते हैं। ये वही मुल्क है जो सबसे ज्यादा डोनेशंस देता है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप देखें जी, टैक्स क्यों नहीं देख रहा, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट का रिलायंस नहीं है, सिस्टम के ऊपर ट्रस्ट नहीं है। यही लोगों को मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं, आप लोगों के साथ बैठ के एक कोई टैक्स का निजाम ऐसा बना दें जिसके साथ उनको कहें कि आपको कोई उसके साथ हर दफा यही सुनते हैं, बना